नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कामयाबी के बाद अब इसकी पूरे देश में शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया है। इनमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग का दावा है कि बिहार की तरह इन राज्यों में भी वोटर लिस्ट बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, जिससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सही तरीके से हो और जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बढ़े। लेकिन बिहार के बाद आयोग के इस फैसले पर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार के बाद आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर कई बार यू टर्न लिया है। अब 12 राज्यों में हो रही एसआईआर की प्रक्रिया भी सही तरीके से होगी, इसको लेकर संदेह है। सवाल भी यही है कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए देश भर में वोटर लिस्ट को शुद्ध कर पाएगा। बिहार में जिस तरह से लोगों के नाम काटे गए, उस तरह पूरे देश में छटनी कर वोटर्स के लिए मुश्किल तो खड़ी नहीं हो जाएगी। क्या एसआईआर के जरिए देश में घुसपैठियों की पहचान हो पाएगी? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और यूटी की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, जिनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में आने वाले सालों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें साल 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साल 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और साल 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट होगी। इन राज्यों में कुल 51 करोड़ वोटर्स हैं और यहाँ 5,33,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन और बीएलओ तैनात किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में 21 साल पहले आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि एसआईआर में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जाएगा। सीईसी ने कहा कि चुनावों से पहले एसआईआर किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। जिन राज्यों में एसआईआर पूरी की जाएगी, वहां सूची के सभी वोटर्स को बीएलओ विशिष्ट गणना प्रपत्र देंगे, जिसमें वर्तमान वोटर लिस्ट के सभी जरूरी विवरण होंगे, जिसके बाद बीएलओ मिलान करेंगे कि किस वोटर का नाम 2003 की मतदाता सूची में था। अगर उसका और उसके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में होगा तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हर बीएलओ कम से कम 3 बार हर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। एसआईआर के दूसरे चरण में प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025, घर घर गणना चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025, दावे और आपत्ति अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026, सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।
देश में शहरीकरण और आबादी बढ़ने की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर देश के सभी बड़े राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इससे पहले वोटर लिस्ट में घुसपैठ का मुद्दा भी उठता रहा है और एसआईआर इस मुद्दे से भी निपट सकती है। बिहार में एसआईआर को लेकर कई बार हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट के आधार पर ही बिहार में चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट में सुधार करना और इसमें नए मतदाताओं को शामिल करना है। साथ ही पुराने वोटर्स की पुष्टि, नामों की जांच शामिल है। आखिर क्या है एसआईआर? चुनाव आयोग की ओर से ये मतदाता सूची में सुधार की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है। जिन लोगों की मौत इस दौरान हो चुकी है या जो पलायन कर चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य त्रुटियों को भी संशोधित करके ठीक किया जाता है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट इसमें बीएलओ की मदद करते हैं। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जहां चुनाव आयोग ने अपना जवाब पेश किया। अब 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा के बाद सियासी दलों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और एसआईआर आजादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध है, विदेशी है, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। अभी हम बंगाल होते आ रहे हैं। अभी बंगाल में पिछला बार चुनाव हुआ था तो भाजपा को हराया गया कि नहीं हराया गया? जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए। And why suddenly the ECI has woken up and saying we are going to do this, we are going to do that? And we have seen how the Election Commission of India has colluded with the BJP and indulged in vote theft. The credibility of the Election Commission is at an all-time low. What have they done? These are all the questions, and the spectre of Bihar SIR is looming large on the way the Election Commission of India is operating. चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। वोटर लिस्ट रिवीजन से तैयार एसआईआर कट ऑफ डेट के तौर पर काम करेगी। बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को हटाकर अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। इस पहल से नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होंगे और मतदाता पहचान में सुधार होगा, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो चुनाव आयोग रोकेगा वोट चोरी और पूरे देश में एसआईआर जरूरी हो गई है। 12 राज्यों के लिए ऐलान हो चुका है और इस पर काम शुरू भी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी से। एक बात देखनी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल में तो जब पहले ये एसआईआर की बात हो रही थी तभी विरोध आ गया था वहां से। ममता बनर्जी ने बहुत क्लियर शब्दों में ये कहा था कि वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। लेकिन कैसे, जब बिहार में हो गया, बिहार का इलेक्शन होने ही वाला है, सब चीज़ें हो चुकी हैं और जो बाकी के जो स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्शन होने हैं 2026 में, 27 में, 28 में, उनको लेकर इस पर कल से काम शुरू कर दिया जाएगा। तो जब सभी स्टेट्स में होगा तो पश्चिम बंगाल में भले ही आप मना कर दें, आप कैसे उसको रोक पाएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये काम है और पूरी टीम उनकी तैयार हो चुकी है। इसके साथ साथ
तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों इसका विरोध है और क्या होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो बिहार में हुआ SIR को लेकर, जितने सवाल उठाए गए, जितनी बातें रखी गई, क्या बाकी स्टेट्स के लिए भी यही हो हल्ला हमें देखने के लिए मिलेगा? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। जुड़ गए हमारे साथ महेश जी। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला मैम। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे DP यादव। DP यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। JDU का पक्ष रखेंगे आलोक कुमार। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। RJD का पक्ष रखेंगे धनिक लाल। धनिक लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। TMC का पक्ष रखेंगे एहतेशाम उल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुमन जी आपसे करती हूँ, क्योंकि आज राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, सब अपने अपने हिसाब से चीज़ों को रखेंगे, पर क्योंकि आप एक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है ये जो SIR है इसको लेकर बिहार में क्या क्या हुआ, ये कैसे हुआ, फाइनली इलेक्शन हो रहा है, जिन 12 राज्यों के लिए पूरी तैयारी की गई है और कहा गया है कि कल से ही काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि टारगेट फिक्स है, आप काम शुरू करेंगे तभी समय पर होगा। पश्चिम बंगाल से ये पहले ही विरोध आ गया था कि वहां पे हम इसे नहीं होने देंगे। इन सारी चीजों के बीच में SIR कितना सफल इन 12 राज्यों के लिए आप मानते हैं? और वाकई में क्या जैसा बिहार में हमने हो हल्ला SIR को लेकर देखा, जो आरोप हमने देखे, क्या 12 राज्यों के लिए भी ये तस्वीरें हमें दिखेंगी? देखो, SIR एक अच्छी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने शुरू की है। फर्जी वोटर जो हैं, जो अवैध विदेशी नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, या जो डेथ हो गई है, उन सबको एक मतदाता सूची से बाहर करके और एक नई साफ सुथरी मतदाता सूची बनेगी। लेकिन इसमें पारदर्शिता कितनी होती है ये देखा जाना है। अभी से इस पर, हालांकि अभी शुरू होना है आज रात के बाद, लेकिन अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बिहार को लेकर बहुत सवाल उठे। बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जोड़े कम गए, बहुत रेर ही जोड़े गए। अब अगर बिहार का नतीजा NDA के पक्ष में आ जाता है तो डेफिनेटली पूरा NDA गठबंधन इसको बड़ा इशू बनाकर लड़ेगा। हालांकि अभी भी इसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस से खड़गे कहते हैं कि ये तो गरीबों को मतदान से वंचित रखने का एक तरीका है। देखो, ये तो इतना तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज दिए जाने हैं, गरीब आदमी हैं, वंचित लोग हैं, अनपढ़ लोग गांव के हैं, उनके लिए इतने सारे कागज जुटाना, हालांकि बहुत कागज नहीं मांगे जा रहे हैं, कई बार दिक्कत आ सकती है उनके लिए। हालांकि 2003 को इन्होंने कट ऑफ डेट मान लिया है, चलो अच्छी बात है वो तो। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव आयोग की एक परीक्षा है। चुनाव आयोग लगातार कटघरे में खड़ा होता रहा है, विपक्ष उन्हें अपने कटघरे में खड़ा करता रहा है कई मामलों को लेकर। अब इस बार ये जो 12 राज्यों में एक साथ होना है सारा का सारा SIR, जिसमें करीब करीब 51 करोड़ मतदाताओं पर निगाह रखी जाएगी, ये एक बड़ा काम है चुनाव आयोग के लिए। और चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी, और अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता नहीं दिखाता तो लोगों का विश्वास इससे उठ जाएगा। सारा का सारा NDA गठबंधन अभी सारे माहौल को देख रहा है। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को लेकर NDA गठबंधन फिर मैदान में उतरेगा। एक बड़ा मुद्दा उनको मिलेगा। अगले साल कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, और इस मुद्दे को पकड़कर जो विपक्ष है और खास तौर पे NDA गठबंधन, वो मैदान में आने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि जो सरकार ने कदम उठाया है कई मायनों में ठीक है, और कांग्रेस जो है और विपक्षी दल जो हैं कुछ मामले में राजनीति कर रहे हैं और कुछ मामले में मुद्दा सही तरीके से उठा भी रहे हैं। अभी देखना है कि जब ये काम शुरू होगा उस समय किस तरह की दिक्कतें आनी है। जो वोटर हैं उनसे उनको कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे, कितने लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, सारी चीजें अभी सामने आने वाली हैं, उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, नमस्कार। नमस्ते। महेश जी, देखिए 51 करोड़ का लक्ष्य है और इतने लोगों का सत्यापन करना है।
28 अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि कल से काम शुरू होना है, 7 फरवरी तक इस काम को निपटाया जाएगा। देखिए, आप लोगों, क्योंकि सत्ता पक्ष को कहीं कोई परेशानी इसको लेकर थी ही नहीं शुरू से, बल्कि आरोप उल्टा लग गए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के कहने पर काम करता है, मिलकर काम करते हैं। तो SIR का विरोध बहुत हुआ। 12 राज्यों के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, जो एक चुनावी प्रक्रिया को लेकर है और पारदर्शिता को लेकर है, उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो तो मैं विपक्ष से बात करूंगी। लेकिन इसे कितना सफल मानते हैं और मानते हैं कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि बिहार में बहुत विरोध हो गया सर, बहुत विरोध हो गया इसका, और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को भी। देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपको और हमारे पैनलिस्ट मित्रों को छठ की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। और दूसरी बात कि अब आज का जो मुद्दा है आपका, उसमें राजनीतिक सफलता और असफलता के ऊपर वो निर्भर नहीं करता। सवाल है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, जिनका एक मूलभूत अधिकार है, उस अधिकार को लेकर किसी प्रकार का व्यवधान या किसी प्रकार से ये कह लीजिए किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, या कह लीजिए कि लोकतंत्र की एक जो प्रक्रिया है या लोकतंत्र में जो है अवैध कोई व्यक्ति जो है घुसपैठिया आके हमारे यहाँ वो एक नागरिक के नाते जो है उसको मतदान का अधिकार मिल जाए और हमारे लोगों को जो है कहीं उससे कहीं उसको जो एक अधिकार मिलता है, उस अधिकार की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं एक नागरिक के रूप में वो सुविधा लेता है जो हमारे कहीं नागरिकों को मिलता है। तो वो कहीं एक बंटवारा। और दूसरी बात की बहुत ऐसी जगह ये पाए गए कि भाई आजादी के बाद जो है लगातार इसी तरह का ढिलमुल रवैया रहा और वोटरों का ये देखा गया कि भाई प्रवासी जो लोग हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनके डबल वोटर जो है, और डबल वोटर जो है एक दंडनीय अपराध भी है। अगर देखा जाए कि अगर ये साबित हो जाए कि एक व्यक्ति के 2 वोट्स हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तीसरी बात कि लगातार जो है ये देखा गया कि जो वोटर लिस्ट है जिसमें जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम नहीं कटते हैं, उनके नाम के नाम पर किसी और आदमी को खड़ा करके या ये कह लीजिए इनकेन प्राकेन उस आदमी के नाम से वोट डाल दिए जाते हैं, या वो जैसे भी हो। एक ये तो होता ही है कि भाई एक व्यक्ति मर गया, उसको मरे हुए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अनजाने बस जो लोग इस लायक नहीं हैं जो कि उसको उस वोट को कटवा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कहीं एक ये मुफीद तरीके से काम करने का एक प्रभावी व्यवस्था जो है चुनाव आयोग ने किया। और उसका जिस प्रकार से विरोध किया गया, सत्ता की बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोकतंत्र के जो एक स्वस्थ लोकतंत्र है उसी के ऊपर हमला करिए, उसी को आप ध्वस्त करने की कोशिश करिए। अगर आपको SIR से इतना ही परहेज था, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छे से सुना, समझा, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देना था, जो चीज चुनाव आयोग को निर्देश देना था वो भी दिया, लोगों को असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी ध्यान दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कहीं मोहर भी लगाई। तो सवाल यह है कि ऐसे में जो इसका विरोध कर रहे हैं वो किस बात की विरोध कर रहे हैं? क्या इस देश में जो अवैध रूप से घुसपैठ किए हुए हैं या जो घुसपैठिए हैं जिनको अब मतदान का अधिकार जो है किसी तरह से मिल गया है, वो राजनीतिक कारणों से मिला हो या किसी और कारणों से मिला हो, क्या ये उनके समर्थन में खड़े हैं? और ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं जो विपक्ष में, मतलब सिर्फ एक विपक्ष के नेता नहीं है, वो संसद में कहीं विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक देश के राष्ट्रीय पार्टी के शिखर नेता वो अपने आप को बताते हैं, या वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या किसी संवैधानिक पद पे बैठी हुई ममता बनर्जी हों या वो अखिलेश यादव हों, ये तमाम ऐसे लोग जो है इसका विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? उनको अवैध घुसपैठ को लेकर क्या मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग का जो ये पहल है उसका कहीं स्वागत नहीं करना चाहिए? एक बात। अब आ जाइए कि बिहार में जिस तरह से इन्होंने हाय तौबा मचाया, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि देखिए वहां वोट चोरी हो रही है, वहां किस प्रकार से वोट के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है,
कहा लोगों ने किसी प्रकार से उसको लेकर आपत्ति जताई, लगातार आपकी आपत्ति को नजरअंदाज करके लोगों ने सहयोग किया। और सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया? इनके बीएलए, जो कि वोटर बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इन लोगों ने बनाया। और सबसे ज्यादा इन लोगों ने चुनाव आयोग के उस एसआईआर को लेकर उसमें पार्टिसिपेट किए। तो ये जो दोहरा चरित्र है आपका, सत्ता की बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि आप जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को आप काट दें और आप उसी को खत्म कर दें। तो मैं कहता हूं, अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो राहुल गांधी राजनीति से ये अनाउंस करें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का अनाउंसमेंट करें, या जो लोग भी विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर अगर होगा तो हम राजनीति नहीं करेंगे, हम पद से इस्तीफा देते हैं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे भाई कहे ना। अगर इतना ही आपको विरोध का चस्का है, इतना ही आपको लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का आपका इरादा है, या अवैध घुसपैठ के लेकर इतना ही आपका प्यार और प्रेम है, आप इन सब चीजों पे उतर आइए ना। समझ में आएगा देश के लोगों के कि भाई एसआईआर का विरोध आपका कहीं जायज है। ठीक है, वापस आऊंगी, कई सारे मेहमान है, जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया आ जाए। कुंद्रू पुष्पिला मैम सुन पा रही है मुझे? हाँ मैम, आप कुछ कहना भी चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। सवाल वही है, आज पहला मुख्य सवाल सभी से, उस पर मुझे प्रतिक्रिया चाहिए। 12 राज्यों में इसे कितना सफल देखते हैं, क्योंकि विपक्ष ने शुरू से इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। ये जो देश का जो सिटीजन है, माइक आ रहा है मैं आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सो देश का जो भी है सिटीजन है, उनकी जो हक है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो जो दिया सो हक है, उसको अगर वो लोग खो जाएंगे, उसकी दर्द तब मालूम होगा कि जिंदा रह के भी लाश बन गए। अभी हमारा जो भी है गठबंधन वाले, जो उन लोगों को बिहार का चुनाव से मतलब नहीं है, किसी को नहीं, किसी का इलेक्शन के हमको मतलब ही नहीं है। आम जनता का जो भी हो, ये डाउट एक बार आ गया है। बिहार में जाके हम लोग दिखाए थे, तब आप उसमें इसको क्यों अभी निकाले हैं, सबको डाउट में लगाने का, जैसा प्रतिपक्ष ने ये किया है, उनको इलेक्शन से डर हो रहा है। ये सब बातें सुनने के लिए आप लोगों को बोलने में अच्छा लगा होगा, मगर आज जनता में एक डाउट तो आ गया है कि ये हमारा वोट भी अभी है क्या नहीं, कि नेता लोगों का भी गुमराह कर दिया है। बहुत सारे इलेक्शन में खड़े लोगों का भी लास्ट मोमेंट में भी उन लोगों से वोटर लिस्ट निकाले से वाले बहुत सारे लोग हैं। अब लास्ट मौके पे वो लोग चेक करने के लिए गए, तो ऐसे ही अभी बिहार में हुआ था 65 लाख का वोटर्स। हमारा तेलंगाना भी लगातार 5 लाख वोट टीआरएस गवर्नमेंट में निकाल के फेंक दिया था। तब इलेक्शन कमीशन से हमारा जो, हम लोग इधर कांग्रेस की तरफ से हम लोग जाके पूछे, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने सॉरी गलती हो गया, बस एक बात बोल दिया था उन्होंने उस टाइम का इलेक्शन कमीशन। ये सब जो संस्था है वहां राष्ट्र सरकार के हाथों में या नेशनल लेवल पे अधिकारों के पुतलियां बन के रहे हैं, और जनता का उम्मीद जो है रखने के वाला ये संस्था है, पूरा अभी ऐसा बन गया है। तो इसमें जो ब्यूरोक्रेटिस है, जो एक सिटीजन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक पार्टी का सपोर्टर्स करते हैं, जैसा से प्रोफेसर साहब ने कहा था, मगर उन्होंने जिस मकसद से करा होगा, मगर जो जनता का सवाल को, हर एक सवाल को, एक वोट भी माहिर है, इम्पोर्टेंट है, ये माहिर लगते हैं कि इम्पोर्टेंट, एक वोट से पार्लियामेंट का उस टाइम में हार गए दिन देख लिए थे अपन। एसआईआर के ऊपर जो भी है वो सिस्टम है, और सुप्रीम कोर्ट जब इन्वॉल्व हुआ तो उन्होंने जिस टाइम बाउंड लगा दिया, उसके अनुसार सब लोग उसको बात सुनना पड़ेगा। अब नहीं सुनेंगे, यस जस्ट राहुल गांधी ये लोग गड़बड़ करने से हम लोग उनके फोर्स से कर रहे, अरे ऐसा कैसा है? क्या पूछना मना है क्या? हमारा वोट लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं? आप जनता का डाउट को आप क्लियर करो। आपको क्या जाने का है? आपको व्यक्तिगत से आपको आंसर देने का नहीं है ये। अगर हाँ अच्छा रहा तो अच्छे बोलेंगे, अगर गलती हो गया तो वो लोग भी चेक कर लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन करने के लिए रेडी है, सुप्रीम कोर्ट बात को मानने के लिए रेडी है। आपको राहुल गांधी दिखता है, खड़गे जी दिख रहा है, क्यों आम जनता नहीं दिख रहा है क्या इन लोगों को? अब मेरे को ये लग रहा है कि हमारा वोट्स भी, जैसा एनआरआई के तो छोड़ो, वो लोग कितने रहते हैं, डबल वोट्स कर लेते हैं, कि ऑनलाइन में भी उन लोगों को सुविधा है, मगर वो डबल वोट का करने का सिस्टम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अपन के पास रखिए क्या? कोई नहीं काम कर रहा है ऐसा। इतना पैसा खर्च करने लिए, वेस्ट अपन का पब्लिसिटी के लिए इतना पैसा खर्च कर लेते हैं,
एक एक पार्टियां, उसको कंट्रोल करने की एक व्यवस्था ही नहीं है, अनकंट्रोल व्यवस्था है। एक बार अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस में आ गए, इतना ज्यादा नहीं पैसा खर्च करने वालों को अगर पकड़ लिए, समझो उसको आंसर देना पड़ेगा नेक्स्ट इलेक्शन में, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए ना लायक नहीं बनने देना। मगर ये तो ऐसा है, आंख मुझ के चले जा रहे हैं। हम भी हार गए तो चलो, आप लोग 3 बार जीत चुके हैं, हम लोग हार गए हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस लाए सवाल है, पब्लिक का इसमें जा रहे हैं, हम लोग राहुल गांधी जी जा रहे हैं, अभी जनता का पल्स पकड़ने के लिए निकल रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एसआईआर जो भी करने का है, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनना पड़ेगा, हर एक को एक एक बार फिर एक बार। हर राष्ट्रों में, कितना राष्ट्र में उन्होंने लगाया था, हर राष्ट्र में हर वोटर्स अभी चेक करके, अगर एक भी वोट भी इधर उधर का हो गए तो उसकी जवाबदारी कौन बनेगा? केंद्र सरकार बनेगा या इलेक्शन कमीशन बनेगा? ये तो प्रूव करना उनकी बात है। अगर नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनकी जो गवर्नमेंट चल रहा है, ये इन लोग हम ही करेंगे, हमारा हाथ में पूरा है, ये सब नहीं चलेगा। अब गया वो जमाना। जो पब्लिक जो सोचते हैं, उनकी साइलेंट मूवमेंट से पब्लिक जो है ना बहुत होशियार हो गया, अवेयरनेस आ गया। इससे पहले जो लिटरेसी रेट ज्यादा था, इसीलिए नहीं था, अभी लिटरेसी रेट बढ़ गया, सबको अवेयरनेस आ गया, हमारा वोट अपन है क्या, ऑनलाइन में चेक करना है, सब सुविधा है। अगर नहीं आया, हमारा को लगा तो कोर्ट में हम जाके पूछ सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ना ईवीएम को बंद करके, वो जो है ना पर्चियां है ना, उसको हमारा को संभाल के रखने के लिए हम लोग डिमांड करे थे, मगर वो नहीं हो सकता है, इलेक्शन का समय नहीं होता है। पहले से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, वो भी नहीं कर रहा है। अभी तो भी करो, अभी तो ये व्यवस्था करो, ईवीएम में जब डालने का, वोटर डालने के, हमारा पर्ची हमारा नाम पे कम से कम 5 साल तक तो भी रखो। जब हमारा को डाउट आएगा, हमारा को एविडेंस दिखाओ बोलो तो हम पूछ सकते हैं, हमारा राइट है भाई। तो ये सिस्टम को नहीं पूछने का है। राहुल गांधी काली पीली लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा आलोचना डाइवर्ट कर रहे हैं, ये नहीं जीतने का। अरे जीत के क्या कर रहे हैं? देश को बर्बाद कर रहे हो। किसी को आंसर पूछे तो उसको नाम पूछने का, जैसा प्रश्न करने का अधिकारी नहीं बोल के आप ऐसा बातें कर रहे हैं। जो पढ़ लिखे वो लोग भी ऐसे बात करेंगे तो पब्लिक को क्या उम्मीद दे सकते हैं अपन लोग? एक इंटेलेक्चुअल के नाते, एक पार्टी के नाते, एक हर पार्टी वाला है, उनका जो बात करता है ना उनकी फेवर में, अगर अपोजिट पार्टी का जो भी गठबंधन वालों को ऐसा नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल के दिन उनका वोट भी नहीं रहे होगा, उन्हें भी वो परेशानी में गिर जाएगा ना। तो हम लोग पूछने का वजह ये है। तो इसके लिए आंसर समाधान कौन देगा? या मोदी जी देगा या इलेक्शन कमीशन देगा, या नहीं तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सही है, ये लोग अपोजिशन वाला रॉन्ग है बोल के बोल रहे हैं ना। कल के दिन अगर हो गए तो ये लोग क्या जवाब देंगे? मीडिया के सामने आके बोलेगा गलती हो गया बोल के, जब पब्लिक क्या करेंगे? ठीक है, बोलिए मैडम। वापस आऊंगी, कई सारे लोगों की और प्रतिक्रिया आ जाए। जीपी यादव जी सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बिहार में तो इलेक्शन है ही, वहां एसआईआर हो चुका है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है, एसआईआर वहां भी होगा। टीएमसी से एहतेशाम जी भी इसी पर। मेरा मूल प्रश्न सभी से पहला ये है कि इसे कितना सफल और इम्प्लीमेंट आप होता हुआ देख पा रहे हैं। और एक बात और भी है, बीएलओ के साथ बीएलए भी जाएंगे, तो उसके बाद भी क्या कोई तकलीफ है उस प्रॉपर मॉनिटरिंग में या उस पूरी प्रोसेस में जो काम किया जा रहा है? तो इन सबके जवाब मैं चाहती हूँ जल्दी से आए। हाँ, बोलिए डीपी यादव जी, इसके बाद आऊंगी, एहतेशाम जी आ रही हूँ। जी राखी जी, आज छठ महापर्व का त्योहार है, सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए राखी जी, इसमें बहुत बात और विचार विमर्श हुआ है। जो एसआईआर की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ऐसे काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसके मूल काम है, जो पारदर्शी और सही तरीके से चुनाव कराने की, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग के ऊपर, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। आप देखिए जिस प्रकार से इसको लेकर के चुनाव आयोग में, अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हमको इसको समझने की जरूरत है राखी जी। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसमें पीछे छूट गई। अब भारतीय जनता पार्टी जब उसमें पीछे छूट गई तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्लेषण किया, आखिर हम इससे क्यों पीछे छूटे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे, जो उनको वोट किए थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं किया, अब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विचार विमर्श और सर्वे किया।
तो ये पाया कि हमारे विरुद्ध देश में एक माहौल बन रहा है, हमारे से लोग कहीं ना कहीं अब बिछड़ते जा रहे हैं। तो आखिर जो लोग अपोजिशन को वोट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई ऐसी युक्ति ढूंढी जाए कि ये लोग जो है वोट ही न करने पाए। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से मिली भगत करके अब ये चुनाव आयोग रह कहाँ गया है? आखिर जी ये बताइए, जिस चुनाव आयोग का डंका पीटा जाता था, जो चुनाव आयोग पीएन सेशन के नाम से एक बार जाना गया था कि हाँ चुनाव आयोग भी कोई संस्था है इस देश में, पीएन सेशन ने उसको एक नाम दिया था। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इसको जो है समाप्त करने की कोशिश किया और एक अपनी संस्था के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत दुख हो रहा है मुझे चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हुए आज आपके चैनल के माध्यम से राखी जी, लेकिन कर क्या सकते हैं हम? आखिर करेंगे तो हम कुछ न कुछ तो करेंगे, हम बताएंगे, करेंगे लोग। चुनाव आयोग या कोई भी संस्था हो, अगर वो गलत करेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसका विरोध करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से इतना ऐसे स्तर पर उतारू हो जाएगा कि एक राजनीतिक पार्टी के लिए वो काम करने लगेगा, तो एक तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है राखी जी। आखिर ये बताइए, जिस प्रकार से वहाँ पर जो है बिहार में जब एफआईआर हुआ था, वहाँ पर दस्तावेज डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, उन डॉक्यूमेंट को लेकर के तमाम तरह की बातें उठी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, तो जाके चुनाव आयोग ने उनको एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, कैसे वो जुटाएंगे? आखिर ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही चुनाव आयोग को क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों चुनाव आयोग को याद आया? और ये तो लगातार हर साल चलने वाली प्रक्रिया है ना, किसी का नाम जुड़वाना है, किसी का नाम कटवाना है, बूथ लेवल ऑफिसर है, अब बूथ लेवल ऑफिसर नहीं रह गया, वो उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेवल ऑफिसर के रूप में चुनाव आयोग परिवर्तित करने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी करवा रही है उसको। तो कुल मिला जुला करके ये सारी की सारी प्रक्रियाएं संदेहास्पद है और आज के समय में इन पे विश्वास करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है राखी जी। ठीक है, आलोक जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, नमस्कार। नमस्ते आलोक जी, बिहार में तो हुआ ही है एसआईआर और कितना ज्यादा हो हंगामा हुआ है मुझे पूछने या किसी को भी यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 राज्यों में भी ये होगा, जैसे बिहार में हुआ है होगा ही। अब जिनका विरोध है वो कैसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, उस पर क्या होगा ये आने वाले वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल तो यही एक डिक्लेरेशन है कि कल से ही इस पे काम शुरू हो जाना है। क्या मानते हैं, असल में जो कहा जा रहा है कि पारदर्शिता लाना चाहते हैं, दूसरी चीज घुसपैठियों जो घुसपैठी ना हो उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, मतलब कुल मिला के पारदर्शिता ओवरऑल समझा जाए तो कितनी पारदर्शिता बिहार में आ गई और कितनी पारदर्शिता इन 12 राज्यों में आप देख पाएंगे? सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को और देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को दिवाली और महापर्व छठ की शुभकामनाएं। इस संदर्भ में दूसरे पैनलिस्ट ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो और भी विस्तृत रूप में यदि देखा जाए तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए महत्व रखती है। नियमित अंतराल पर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग सहमत भी होंगे कि एक राष्ट्रीय जनगणना होती है, आपको याद हो हर 10 वर्ष में होती है। मेरे ख्याल से जिस उद्देश्य के साथ ये एसआईआर कराया जा रहा है, शायद उसमें से 80% चीजों का समाधान यदि राष्ट्रीय जनगणना 2021 में करवा दी गई होती, उस समय हालांकि कोरोना था, उस समय नहीं करवाया गया, लेकिन 2021 से हम लोग 2026 में स्पर्श करने जा रहे हैं। 2 महीने के बाद 2026 आ जाएगा, लगभग 5 साल हो जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनगणना कराने के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है। जैसे किसी का मरना, किसी का जीना, किसी का जोड़ना, किसी का 18 वर्ष होना, किसकी कितनी जनसंख्या है, क्या है, किस उद्देश्य से किसकी कितनी संख्या है, ये तमाम चीजों की तमाम चीजों का समाधान या तमाम चीजों के बारे में जो जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, वो आप एक राष्ट्रीय जनगणना के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। लेकिन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना, देश के नागरिकों के हितों के साथ प्राथमिकताओं को जोड़ करके और तब फिर किसी नियम को लेना, निर्णय को लेना और फिर उस निर्णय को लागू करना, मेरे ख्याल से शायद वो देश के लिए ज्यादा उद्देश्य परक होता और ज्यादा लाभकारी भी होता। यदि आप देख लें कितने राज्य हैं या कितने यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है और आज से ही ये जो अपनी जो मतगणना जो लिस्ट होती है उसको फ्रीज कर दिया गया। यदि आप इसका अध्ययन करें तो लगभग
देश का 90% हिस्सा जो है इसके माध्यम से प्रभावित होगा। बिहार, असम और कुछ राज्यों को छोड़ दे जहां पे अभी अभी चुनाव हुए हैं पिछले 6-8 महीनों में या साल भर में, तो उनको भी अगर छोड़ दें तो मेरे ख्याल से कुछ 2-4 राज्य और बचते होंगे जहां पे शायद ये SIR नहीं कराया जा रहा है। और इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद देश निकट भविष्य में हो सकता है एक मध्यावधि चुनाव देखे, या परिसीमन की कार्यवाही के प्रति या परिसीमन की ओर कोई नया निर्णय केंद्र सरकार लेने जा रही हो, या हो सकता है आने वाले मार्च-अप्रैल के समय में आप एक मध्यावधि चुनाव की संभावना को भी इनकार नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो एक बहुत ही महत्व रखती है वो यह है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इंटरवेंशंस के बाद, बहुत सारे निर्णयों के बाद, चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाने के बाद मेरे ख्याल से जो 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसका ध्यान चुनाव आयोग को रखना चाहिए, जो चुनाव आयोग शायद सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण रख पाई, वो था ट्रस्ट डेफिसिट, वो था ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट और वो था प्रोसेस डेफिसिट। यदि प्रोसेस को भी अगर आप देखें, ध्यान रखें, बिहार का जहां तक हमारे पास बिल्कुल ताजा उदाहरण है, बिहार को भी अगर आप नजर में लें तो मेरे ख्याल से कई बार न केवल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा बल्कि कई चीजों को सुप्रीम कोर्ट को भी अपने यहां मंगवाना पड़ा। हम लोगों ने भी न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से और बहुत तरीके से अन्य सोर्सेस, अन्य स्रोतों से भी बहुत तरह की सूचनाएं देखी, सूचनाओं से हम लोग दो चार हुए और उसको देखकर कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं शायद चुनाव आयोग जो SIR बिहार में करवा रहा है उसमें वो जिस प्रकार की भरोसा होना चाहिए, जिस प्रकार का भरोसा होना चाहिए, जिस प्रकार की पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस प्रकार की प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है। खैर, बिहार में तो अब उसके आधार पे जो संपन्न किया गया उसके आधार पे चुनाव है, लेकिन केंद्र सरकार से या चुनाव आयोग से ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अब SIR पूरे देश में कर रहे हैं, इसके साथ या इसके पहले यदि वो राष्ट्रीय जनगणना भी करवा देते तो शायद बहुत चीजों की जानकारी हमें और पूरे देश को और भी प्राप्त होती, जिससे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं या सालाना योजनाएं होती हैं या बजट का जो एलोकेशन होता है अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, शायद उसमें केंद्र सरकार को और तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को भी इस मामले में जनता के प्रति हितकारी निर्णय लेने में शायद कुछ और भी अच्छा कार्यक्रम या क्रियान्वयन करने में सहूलियत। धनिकलाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, धनिकलाल जी, सवाल वही है, आखिरकार कैसे पारदर्शिता लाने की जो बात हो रही है, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की बात हो रही है और कल से ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। बिहार क्योंकि हो चुका है, आप भी RJD से हैं, 12 राज्यों में इसको लेकर जाना है, कितना सफलतम आप देखते हैं इसको? सबसे पहले राखी मैम आपको धन्यवाद देते हैं और लोक आस्था का महापर्व खास करके बिहार में बड़ी उमंग उत्साह से पूरे मनाया जाता है और पूरे देश में से मनाया जाता है। हम अपने बिहार वासियों और देशवासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। मां छठवर्ती को अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। और SIR का मुद्दा तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब हम चुनाव हमारा शुरू होने वाला था तो उससे 1 महीना पहले भारत सरकार ने SIR विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम लेकर के आया और यह कहीं नियम नहीं है। महेश बाबू बैठे हुए लगातार इन्हें हम देखते हैं, जी न्यूज 24 में इनका हम डिबेट वगैरह सुनते रहते हैं कि चुनाव से 1 माह पूर्व SIR कराना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हम सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी थे, जब भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया SIR का तो उसका हम लोगों ने विरोध किया कि जब चुनाव है, 1 माह बाद चुनाव है, तो अभी SIR की क्या जरूरत है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब चुनाव आयोग को SIR का समझ क्यों नहीं आया और चुनाव पूर्व आप SIR ला करके बिहार के जो 14 करोड़ मतदाता है और जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उसको उसमें परेशान करने का क्या मतलब था। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग जो है अपने जो उनका संवैधानिक दायित्व है, जो उनका कर्तव्य है, उसका निर्वहन नहीं करके और जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप चुनाव आयोग को प्रभावित करते हुए काम कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि बिहार में
बहुत जोर शोर से एफआईआर लाया गया और बिहार के लोगों को जो परेशानी हुई कि उनको जो दस्तावेज मांगा गया उसके लिए हमें जाना पड़ा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने जो हमारे पास संवैधानिक दस्तावेज है, आधार कार्ड से ही आपको सारा सिस्टम बनता है, चाहे आप जाति प्रमाण पत्र बनाइए, आप जमीन का निबंधन कराइए, या आपको जो भी काम है बैंक में पासबुक खोलाइए, खाता खोलिए, बिना आधार कार्ड नहीं होगा। लेकिन भारत निर्वाचन चुनाव आयोग ने बिहार के 14 करोड़ जनताओं को परेशान करने के लिए आधार को मानने से ही इनकार कर दिया। फिर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे और भी कई साथी सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय न्याय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को सुना और आधार को मानने के लिए कहा। लेकिन जब उन्हें कहा कि आधार पर विचार करना चाहिए तो चुनाव आयोग इस बात को भी नहीं माना। चुनाव आयोग की बात को खारिज करते हुए अपने बातों पर अडिग रहे। अंततोगत्वा उन्हें सख्त निर्देश देना पड़ा कि एक दस्तावेज और आधार को भी आपको दस्तावेज के रूप में मान्यता देना होगा, और तब जाकर के इस बात को इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसमें जो एसआईआर किया गया, तो आप देख लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एसआईआर पर क्या बोल रहे थे बिहार में कि बड़े पैमाने पर घुसपैठिया है। 65 लाख वोटर को आपने काट दिया। आप नाम नहीं बताना चाहते थे कि हम किसका नाम काटे हैं, हम किस रीजन से उसका नाम काटे हैं, हम कहाँ कौन स्थानांतरित है, आप कोई डाटा हमें नहीं देना चाहते थे। यह भी हम माननीय उच्चतम न्यायालय के हमको आदेश के बाद मिला कि आप इसको 24 घंटा के अंदर या 36 घंटा के अंदर आप राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को हस्तगत करावे, सारे न्यूज चैनल में प्रकाशित करावे, सभी सार्वजनिक जगह पर उसको चिपकावे। ये नहीं सुनिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये सब हुआ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और 29 के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी एसआईआर का विरोध नहीं किए। हो एसआईआर का जो प्रक्रिया है, एसआईआर लाने का जो मनसा है निर्वाचन आयोग का, हमारा सवाल उस पर है। हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उन्हें दिखना चाहिए, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि जो लोकतंत्र को, जो आज लोक डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत है, और वो भारत की उस डेमोक्रेसी का रक्षा करने वाला कौन है? वो चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग का जो भी आचरण है, जो भी उनका व्यवहार है, एक भी कहीं से उस पर भरोसा करने के लायक नहीं है। आपने कर्नाटक में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया, एक लोकसभा के मंदसौर विधानसभा का जो सवाल उठाया कि 2 लाख वोट से अधिक वोट से फर्जी है, और जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने रखा, एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। आप राखी जी, आपने देखा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आप हमें भारत देश के नागरिकों को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सके कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं। आपको निष्पक्ष भी देखना पड़ेगा, आपके कर्मों में भी, वाणी में भी, सारे चीज में चुनाव आयोग को करना चाहेगा। नहीं तो लोकतंत्र है कहाँ, डेमोक्रेसी है कहाँ? क्या है डेमोक्रेसी? आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कारण है कि जो वर्षों का केस था तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू यादव जी पर, उसको आपको खोलने का चुनाव का समय मिला। हम अपने पार्टी को टिकट वितरण के समय में हम लगे हुए थे, आज तब आप हमको दिल्ली बुलाते हैं, आप बुला रहे हैं हमें वहां उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। ये परेशान नहीं करने का काम है तो क्या है? और फिर कब बुलाते हैं? जब 11 तारीख का जो हमारा सर, मैं समझ गई, एसआईआर पर ही फोकस रहिए, नहीं तो चलती रहेगी चर्चा। तो आप सारे संवैधानिक संस्था को देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी पंगु कर दिए हैं। लोगों का भरोसा उस पर से उठ चुका है। हमें चुनाव आयोग से उम्मीद है कि आप एसआईआर के माध्यम से देश के नागरिक को, राज्यों को, होने वाले राज्यों के नागरिकों को आप परेशान नहीं करें। आपको विश्वसनीय दिखना पड़ेगा, आपको एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं, लेना पड़ेगा, तभी देश का निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकता है। नहीं तो लोगों ने सर दूसरों को भी बोलने दीजिए ना, वही चीजें आ रही है सबकी तरफ से। एहतेशाम जी, मैं जो कहा हूँ हकीकत है। आज का मैं एक दिन का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। एक मेरे मित्र, ठीक है सर, मत नहीं सर, प्लीज एहतेशाम जी बोल नहीं पाएंगे सर, समय हो जाएगा। नाम नहीं है राखी जी, अब वो परेशान है कि देखो मैं तो चला गया, मैं घर आया, मेरा नाम ही नहीं वोटर लिस्ट में। सर बस, हाँ एहतेशाम जी, आपसे तो मुख्य रूप से सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था
कि यहाँ तो हम करने ही नहीं देंगे, देखें कौन कैसे कर लेता है। सर काम तो कल से ही शुरू होना है और धीरे धीरे से सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज, अब क्योंकि 12 राज्य हैं तो जहाँ पहले इलेक्शन है उसको लेकर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। क्या करेंगे और इसको कैसे, मतलब इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोसेस है, कैसे रोक सकते हैं, कैसे करेंगे? बड़ा स्टैंड है पश्चिम बंगाल का। तो अनम्यूट करिए एहतेशाम जी, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रही है? हेलो। हाँ अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। तमाम देशवासियों को मेरी ओर से आज जो सूर्य देवता का ये बहुत बड़ा त्योहार पूरे उल्लास से हमारे मगरी बंगाल, पश्चिम बंगाल में मनाया गया, मैं पूरे देशवासियों को तृणमूल कांग्रेस की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा पर्व जो हमारी माताएं बहनें बहुत ही इसमें तपस्या करती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं, मैं उसके लिए बधाई का मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी। और हमारे राज्य में जो SIR, हमारे राज्य के साथ साथ 12 राज्यों में जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हुआ, तो SIR अगर होता है, कहीं ना कहीं समझ लिए, हमें लगता है SIR एक बहाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से समझ लिए हर राज्यों में इनको सरकार बनाने का ये हो रहा। तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा SIR हो, लेकिन मेरे जो भी जेन्युइन वोट मतदाता है उसका नाम नहीं कटना चाहिए। अगर एक भी जेन्युइन वोटर का अगर नाम कटता है तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे रास्ते में उतर करके उसके लिए हम लोग हर हाल में, इसलिए कि हमारा ये फंडामेंटल राइट जो है कहीं ना कहीं ये छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग जो भी नागरिक सही मानों में नागरिक है उसको हर हाल में हम लोगों को देखना है, और जो के डेड हो गया है, जो नहीं हमारे बीच में है, उनका उस तरह से हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो असल में नागरिक है हमारे देश का, हमारे राज्य का, तो उसके लिए समझ लिए कि हम लोगों को एक बद्ध होकर करके हम लोगों को काम करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी हम लोग कहीं नहीं कहीं एक इस तरह से निशाना, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष होना चाहिए, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आज 65 लाख बिहार के लोगों को बात दिया गया है, ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। और एक महीना का समय में इस तरह का एक लोगों को भी नहीं जोड़ा जाए। अभी जो बच्चे हमारे 2003 के बाद जो पैदा हुए उनको नेसेसरी कर दिया गया है अपनी माता का या पिता का, उनको आइडेंटिटी दिखलाना होगा। तो ये बताइए हर एक लोगों को पास में क्या उपलब्ध हो पाएगा? माना के 2003 के जिसके पास में अपना वोटर कार्ड है उससे किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, उससे दस्तावेज नहीं मांगी जाएगी। लेकिन 2003 के बाद हमारे नौजवान आज समझिए जो 22 साल के हो गए, तो उनको बहुत से हमें लगता है कि बहुत से लोग बाद हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक लंबी षड्यंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लिए इलेक्शन कमीशन को फ्रंट में रख करके कहीं ना कहीं इस तरह का एक षड्यंत्र कि ताकि इनको तमाम राज्यों में, जैसा कि अभी हमारे मित्र बिहार के कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये पूरे देश में 2024 से पहले 2023 में ये SIR होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि आपकी बात 400 का पार, लेकिन उनको भारत के देश के तमाम नागरिकों ने 240 पर अटका के रख दिया। आज 2 बैसाखी के सहारे जो नीतीश कुमार और एक चंद्रा बाबू के नायडू के 2 बैसाखी सहारे केंद्र में जो सरकार है, तो उनको समझ में आ रहा था कि मैं बिहार में भी नहीं जीत पाऊंगा और आने वाला 2026 बंगाल में नहीं जीत पाऊंगा, कि उनको डर है। SIR एक माध्यम है। राकेश जी, एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि केंद्रीय मंत्री हमारे जो यहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को पश्चिम बंगाल से नाम बात दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। और हमारे जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी है वो कहते हैं 1.25 करोड़ लोगों का नाम बात दिया जाएगा। तो हमें लगता है इस बात का डर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहीं न कहीं डेटा लेकर के ये बात इस तरह से पहले प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी कहीं न कहीं ये लंबी षड्यंत्र है और बीजेपी की एक लंबी साजिश है बंगाल को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि बंगाल की जनता पहले सोचती है, उसके बाद में अपना मत का प्रयोग करती है। हम समझते हैं कि हम लोग इसके लिए कोई भी जेन्युइन जो वोटर होगा
मैं उसका अगर नाम बाद हो जाएगा तो हम लोग इसके, देखिए बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो यहाँ आदमी अपने हर चीज के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए हमारी ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि कोई भी मेरा जेन्युइन अगर वोटर को अगर बात दिया जाएगा तो हम लोग रास्ते में उतर कर करके उसका बाइकाट करेंगे और उसको 12 समझिए उसका नाम का हम लोग मतदाता सूची में उनको ऐड करना होगा। जो लोग हमारे बीच में नहीं है, जो गुजर गए हैं, जो शिफ्ट हो इस राज्य से दूसरे राज्य माइग्रेट कर गए, उनका अगर कटता है तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन ये कहीं न कहीं समझिए ये भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा हमारा है। इससे अगर इस तरह का अगर होता है तो समझिए कहीं न कहीं पूरे देश को समझिए इससे खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ये किसी माने तमाम अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। जिस हिसाब से बिहार में आज देखिए 65 लाख लोगों को बाद दिया गया है, तो मैं पश्चिम बंगाल में जो हमारा जेन्युइन वोटर है, हम लोग किसी एक आदमी का भी नाम बात नहीं होने देंगे और हमारी नेत्री ये लड़ाई लड़ेगी। और इसके लिए जो भी हम लोगों को हर बार इस्तेमाल करना होगा, हम लोग कानूनी जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसके माध्यम से हम लोग राखी जी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, इसी के साथ एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया मुझे सुमन जी आपसे चाहिए, क्योंकि सब लोगों को आपने सुना। मैंने चर्चा आपसे शुरू करी थी, तब आपने कुछ कहा था और जब सब लोगों की प्रतिक्रिया आई तो एक ही बात समझ में आ रही है कि विरोध है। और विरोध शुरू सिर्फ इस बात का हो गया क्योंकि बिहार में सिर्फ 1 महीने का समय था और वहां से ये शुरू हो गई। यदि ये जो प्रोसेस है, यदि वहां पे समय सीमा भी पहले से होती, या साल भर पहले, या 6 महीने पहले, 4 महीने पहले ये प्रोसेस कराया जाता, तब इलेक्शन होते, शायद इतना बवाल नहीं हो रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमन जी देखिए राखी जी, ये जो SIR प्रक्रिया है ये 12 राज्यों में नहीं पूरे देश में होनी है और देश का जो सियासत है उस पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि जो पात्र मतदाता हैं, पात्र वोटर जो हैं, एलिजिबल वोटर हैं, हर हाल में वोटर लिस्ट में आए और जो अपात्र वोटर हैं वो किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट में ना आ पाए। ये उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन पात्र कौन है, अपात्र कौन है, ये फैसला करते समय, इसका मापदंड तय करते समय चुनाव आयोग को पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ेगा। किसी तरह से ये आरोप ना लगे कि राजनीतिक चश्मा पहनकर उसने इस मामले में कोई मापदंड तय कर दिया है। अन्यथा अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग फिर इंडी गठबंधन पूरे देश के कटघरे में आकर खड़ा हो जाएगा। आने वाला समय मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़ा एक चुनौती है चुनाव आयोग के लिए कि अपने आप को वो साफ सुथरा और निष्पक्ष साबित करे। बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी है कि आप 12 राज्यों में इसे कैसे सफल कराएंगे, क्योंकि विरोध के लिए देखिए विपक्ष बिल्कुल है और उनका विरोध इस तरीके का नहीं है कि आप करिए ही मत, आपको समय का ध्यान रखना चाहिए था। और अब जो 12 राज्यों में आप करने जा रहे हैं, वहां पे भी जो सुमन जी ने कहा कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जो हैं उनके जेन्युइन वोट रहे, जो नहीं है उनके यदि कट भी जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल से TMC ने भी जो अपनी बात रखी, तो वहां परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन की है। देखिए ये प्रोसेस कल से शुरू हो रहा है, आने वाले समय में क्या क्या और देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। देखिए SIR जब शुरू हुआ, बिहार में ऐलान हुआ, बिहार से हुआ, सारी चीजें हो गई, इलेक्शन होने हैं, 12 राज्यों में ऐलान हो चुका है। तो बहुत अच्छी चीज। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि पारदर्शिता है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, क्लियरिटी है, अपडेशन है। जो लोग अपात्र हैं उनके नाम हट जाएंगे, जो घुसपैठिए हैं उनके नाम हट जाएंगे, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम कट जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको पारदर्शिता रखनी है। बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एक एक चीज पर प्रॉपर तरीके से काम करे ताकि कोई भी सवाल उन पर अब ना उठ पाए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।